बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नया नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है सौगाते इश्क और इसको लिखा है हमारी बहुत ही प्यारी राइटर जे निगहत ने। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मल्टीपल कपल बेस्ड नॉवल है और बहुत बहुत प्यारा लिखा है इन्होंने। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और इन पर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। चलें शुरू करते हैं। रात के दूसरे पहर, एक हाथ में कैमरा जबकि दूसरे हाथ में मध्यम से लाइट जिसकी रोशनी हकीकत में ना होने के बराबर थी। बहुत ध्यान से देखने पर मालूम होता था कि रोशनी जैसी चीज की भी यहाँ मौजूदगी है। थामे वो ब्लैक हुडी में अपना चेहरा छुपाए, दिन के उजाले में धान के फसल से लहलहाते खेत जो चांद की गैर मौजूदगी की वजह से इस वक्त मुकम्मल स्याह चादर से ढके हुए थे। इन खेतों के दरमियान से बना फसल को बिना फसल को नुकसान पहुंचाए वो योलक मोहतात कदम उठाता बादी से कुछ दूर गोडाउन की तरफ बढ़ रहा था। गोडाउन के करीब पहुंचते ही उसे रोशनी का वाहिद जरिया यानी उस छोटी सी लाइट को भी बुझाकर अपने जैकेट की जेब में रखते हुए आंखों में कुछ पा लेने की चमक लिए कैमरा ऑन करते हुए वो गोडाउन की थोड़ी सी खुली खिड़की के करीब हो गया था। चौधरी साहब, वाकई में आपका जवाब नहीं है। कत्ल भी करते हैं और दामन भी खून के गंदे छींटों से पाक। हा 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 हा। भाई मानना पड़ेगा आपके हुनर को। डीलर उस सफेद पाउडर नुमा शैक को पैकेट को हवा में उठाकर होंठ के किनारों से लाड़ की तरह टपक रही पान की धार आसीन से साफ करते हुए मुकाबिल को दाद देने के अंदाज में कहका लगाकर बोला, अरे नहीं डीलर साहब, ये सब तो आप अमीर लोगों की इनायात हैं, वरना मुझ नाचीज की क्या औकात। चौधरी सुलेमान इंकसारी से बोला, जिस पर खिड़की के बाहर खड़े ह्योले ने दांत पीसे थे। फिर कैमरे को कुछ और खिड़की के करीब कर दिया और इस तरह के बंदर का मंजर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। भाई इनायत तो करनी पड़ेगी, आखिर इतने काम के बंदे जो हैं आप, मतलब पुलिस मुजरिम के दौर में ईमानदारी का राग लापने वालों के नाक किंची से सब उड़ा ले जाना आसान तो नहीं है। मुकाबिल शायद आज दादो तहसीन की महफिल लगाने ही बैठा था। एक एक पैकेट को उठाकर नाक के करीब ले जाते हुए जरूरत से ज्यादा मुतासिर कुन अंदाज में बोला, हा हा हा, हाँ ये तो है, इंसान के सीधा साधा होने का भी अपना ही फायदा है। ए, कौन है वहां? अरे हराम खोरो, शक्ल क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। चौधरी जो एक आंख दबाकर बोलते हुए अपने आदमी को कोई हुक्म देने के लिए पलटा ही था, आज को लिए खिड़की में कुछ चमक से महसूस हुई। बरसों से हराम कमा रहा था, फिर अंदाजा कैसे ना होता, इसलिए झट अपने आदमियों को हुक्म दिया, हराम खोर तू है इंसानियत के सतह से गिरे हुए इंसान। शहर तो शहर, गांव का भी माहौल आलूदा कर रहा है, मासूम लोगों को गुमराह करके। अंदर बुलंद होती चलाने की आवाज पर उसने झट से कैमरे से चिप निकालकर पॉकेट में डालते हुए खेत की तरफ दौड़ लगा दी थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हराम की कमाई से तोंद निकले चौधरी के आदमी की नजरों से देखते ही देखते वो ओझल हो गया था। हराम खोरो, यहाँ खड़े के अपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हो, पकड़ो उसको। चौधरी अपने आदमियों को गोडाउन के बाहर हाथों में डंडा लिए इधर उधर टॉर्च मारता देख धाड़ा था। चौधरी साहब, वो तो हवाओं से बातें करता निकल गया। एक आदमी ने डरते डरते बताया। अब उन लोगों की भी क्या गलती थी। जब तक घूम के गोडाउन के दाखिली दरवाजे तक पहुंचे वो ब्लैक हुडी में मलबूस बंदा खेतों के अंधेरे में गुम हो गया था। निकल गया? क्या मतलब निकल गया? मुफ्त खोरो, मैं तुम लोगों को निकल क्या कहने के पैसे देता हूँ। चौधरी ने गिरेबान से खींचकर 2-3 थप्पड़ जड़ते हुए उस आदमी को लबकुशाई का इनाम दिया, जिस पर उस भारी भरक आदमी ने उफ तक ना किया था। अब हराम में लज्जत के साथ इज्जत भी मिले, ये तो नामुमकिन बात हुई ना। चौधरी, छोड़ दो इसे। अच्छा ये बताओ, तुम में से किसी ने उसका चेहरा देखा? डीलर बाहर आकर उस आदमी को चौधरी से अलग करते हुए पूछा, जिस पर सबने सर झुकाया था, और उनके झुके सर को देखकर चौधरी का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। चेहरा तो नहीं, लेकिन पीछे से वो कोई निस्वानी वजूद लग रहा था। एक आदमी ने सर झुकाए ही जवाब दिया था, जिस पर सबने हैरान आंखें फाड़कर उसे देखा। क्या बकवास कर रहा है? किस माँ की बेटी को अपनी इज्जत से नफरत हो गई है जो चौधरी के गोडाउन पर आएगी? अब कुछ हुआ नहीं, तुम बेगैरतों से तो बहाने कर रहे हो। गाली। चौधरी गुस्से की ज्यादा से चिल्लाते हुए उन सबकी तरफ बढ़ रहा था, जब डीलर ने दरमियान में ही उसके कांधे पर हाथ रख दिया था।
फिर कुछ इशारा करता उसे लेकर गोडाउन के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। अब अगला सीन। डॉक्टर हिबा। ये शहर के महंगे तरीन 7 मंजिला अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के वेल फर्निश्ड फ्लैट के बाहर लगे नेम प्लेट पर बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा गया नाम था, जिसके बाहर छोटा सा मगर मजबूत लोहे का बना गेट लगा था, जिसे वहां करती लकड़ी का दरवाजा था जो फ्लैट के छोटे से गेस्ट रूम में खुलता था। गेस्ट रूम के दाएं जानिब मौजूद दरवाजा जो बड़े से हॉल नुमा जगह पर खुलता था, उसके सीधे हाथ पर छोटा सा अमेरिकन तर्ज पर बना साफ सुथरा किचन था और बाएं जानिब लॉबी, जिससे 2 बेडरूम्स के डोर साथ ही खुलते थे। साफ सुथरा कशादा फ्लैट, कीमती मार्बल्स बिछे फर्श, जदीद तर्ज पर बना हर एक चीज, गर्ज पूरा फ्लैट ही अपनी मिसाल आप था। बाएं जानिब मौजूद बेडरूम, जिसका दरवाजा इस वक्त खुला हुआ था और अंदर से वक्फे वक्फे से बुलंद हो रही मासूम शहजादी की मासूम किलकारियों की आवाजें फ्लैट की खामोश फिजा में बड़ी भली मालूम हो रही थीं। कमरे के बीचों बीच जहाजी साइज बेड लगा था। बेड के आगे कीमती दबीज कालीन बिछा था। बेड के दाएं जानिब दीवार पर लाइन से वार्डरोब बने थे। वार्डरोब से चंद हाथ की दूरी पर बड़ी सी खिड़की थी, जिस पर हमा वक्त भारी पर्दे गिरे होते थे, लेकिन इस वक्त पर्दों को साइड पर फोल्ड करके सूरज की रोशनी को कमरे में खुशामदीद कहा जा रहा था। बेड के जानिब बाएं जानिब ब्राउन कलर का कीमती सोफा था, जिसके आगे एक छोटा सा शीशे का टी टेबल रखा गया था, जिसके चारों तरफ इस वक्त तरह तरह के खिलौने बिखरे हुए थे। और पास ही 10-11 महीना का सुर्खो सफेद गोल मटोल सा शहजादा खिलखिलाते हुए सोफे का सहारा लेकर इधर से उधर होते हुए फुल मस्ती के मूड में मालूम हो रहा था। उसके पीछे चमचा लेकर कभी इधर तो कभी उधर हो रही लड़की सख्त जिद हुई मालूम हो रही थी। सोबी, सोबी, सोबी बेटा परेशान नहीं करे, मामा लेट हो रही हैं हॉस्पिटल के लिए। रुक जाए सोबी। उफ, सोबी आप रुक भी जाएं। हिबा ने जल्दी से आगे होकर सोफे के दूसरी जानिब जाने के लिए बेताब सुबान का बाजू नरमी से दबोचा था। काफी शरारती होते जा रहे हैं आप, मामा को बहुत परेशान करने लगा है गंदा बच्चा। हिबा ने चमचा वापस दलिये के कटोरे में रखते हुए मुंह के गिर्द दलिये से दाढ़ी मूछ बना रहे खिलखिला रहे सुबान को गोद में उठाया था, जो इसके गोद में लेते ही मुंह मसूरने लगा था। जनाब सुबान साहब का मूड ही मूड होता, गोद चाहिए तो जमीन पर कदम नहीं रखना, और अगर मस्ती के मूड में हो तो फिर गोद में नहीं आना। मतलब हालात जो भी हों, चलनी तो उन्हीं की है। आखिर को अपनी मर्जी के मालिक थे शहजादा सुबान। अच्छा आप इतना मुंह मत बसूरो, मामा को खराब फील कराने की नहीं हो रही। गलती आपकी है, जानते हैं हम दोनों ही लेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने मस्ती करनी होती है। हिबा उसके बसूरते मुंह को खातिर में लाए बगैर साइड टेबल से वाइप्स निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए मसनूई खफगी से ऐसे बोल रही थी जैसे वो किसी बड़े बच्चे से मुखातिब हो। अच्छा बाबा मान लिया, गलती सोबे शहजादी की नहीं मम्मा की है। खुश? अब चलें जल्दी से कपड़े चेंज करें फिर निकलते हैं। आज आपकी वजह से मामा की हॉस्पिटल वैन भी मिस हो गई है। बैड बॉय। हिबा उसे नाराजगी से आंखें घुमाता देख गाल खींचकर बोली, फिर जल्दी से साइड से कपड़े उठाकर नीचे उतरने के लिए बेताब हाथ मार रहे सुबान को बामुश्किल कपड़े पहनाए। वहीं साइड से बेबी क्रीम उठाकर मुंह बसूरते हुए खुद को नाराज नजरों से घूर रहे सोबी साहब के चेहरे पर मलकर गले में बेब पहनाने के बाद फौरन उठाकर कैब बुक करने की गर्द से वार्डरोब की तरफ बढ़ी। वार्डरोब से अपना बैग ओवरऑल निकालते ही उसने कैब बुक किया था, फिर आईने के आगे खड़ी होकर जल्दी जल्दी ब्लैक कलर के हिजाब को चेहरे के गर्द लपेटा। उफ, सोबी आप वाकई बहुत शरारती होते जा रहे हैं। हिबा जैसे ही सारी तैयारी करके सुबान को उठाने बेड की तरफ मुड़ी, वहां हिबा की तरफ से जल्दी जल्दी में खुले रह गए बेबी क्रीम को सुबान साहब को बड़ी मोहब्बत से बेडशीट पर मलता देख हिबा का सीधा हाथ सर पर गया था। अब बेडशीट बदलने का तो वक्त नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी टिश्यू से सुबान का हाथ साफ करती अपना बैग सुबान का बैग उठाकर फ्लैट को लॉक करती निकल गई थी। तीसरी मंजिल से लिफ्ट के जरिए नीचे आने तक कैब भी पहुंच चुकी थी। फिर आधे घंटे में वो लोग सुबान के डे केयर सेंटर के बाहर थे, जो हिबा के हॉस्पिटल से 5 मिनट की वॉक पर था। सोबी, रोना बिल्कुल नहीं है और नई शरारतें भी नहीं सीखनी है। मम्मा लंच टाइम आएंगी, ओके? लव यू, मम्मा का प्यारा बच्चा। हिबा सुबान को प्यार करते उसका बैग वहां की वर्कर को थमाते हुए इज्जत में वहां से निकली थी। अब उसका रुख हॉस्पिटल की जानिब था, क्योंकि ये सब तो एक माँ के फ़राइज़ थे, अब उसे एक डॉक्टर के फ़राइज़ अंजाम देने थे, जो वो हमेशा से खुशसलूबी से देती आई थी। अब अगला सीन।
कमिश्नर ऑफिस के आगे जीप रोककर वो एक छलांग के साथ जीप से बाहर आया था। फिर झुककर जेब की साइड मिरर में देखकर सामने डैशबोर्ड पर रखे सन ग्लासेस उठाकर अपने गहरे से आंखों पर लगाते हुए एक आंख दबाकर खुद को लाइन मारी। फिर चेहरे पर मगरूर तासुरात सजाए सीना चौड़ा करके अंदर की तरफ बढ़ा। वो जहां से भी गुजर रहा था यूनिफॉर्म में मलबूस ऑफिसर उसे सैल्यूट कर रहे थे, जिसके जवाब में वो सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक कर रहा था। बाएं जानिब मुड़ने के बाद उसका रुख अब ग्लास डोर की जानिब था, जिसके बाहर बैठा बारूदी हवलदार अपने फोन में इस कदर मगन था कि उसने उस लंबे चौड़े वजूद के अपने बिल्कुल मुकाबिल खड़े होने तक कोई नोटिस नहीं लिया था। कमिश्नर साहब अंदर हैं? मुकाबिल को अपनी डिजिटल दुनिया में महव देख इंस्पेक्टर अरसलान ने गला साफ करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना जरूरी समझा, जिस पर फोन में बुरी तरह गुम हवलदार साहब हड़बड़ाकर अपनी जगह खड़े हुए थे, जिसका नतीजा यह निकला कि बेचारे की तन्हाई का साथी फोन सीधा अर्श से फर्श पर पहुंच गया, मतलब जमीन बोस हो गया। सलाम सलाम साहब। हवलदार ने टोपी ठीक करते हुए बदहवासी के आलम में सीधा उल्टा सैल्यूट झाड़ दिया था। सलामी पेश करने के लिए होश की दुनिया में रहना जरूरी होता है। खैर, कमिश्नर साहब हैं अंदर? अरसलान ने एक घुटना जमीन पर टेक कर नीचे से फोन उठाते हुए तंज नहीं किया था, लेकिन बदहवास हवलदार उसके संजीदा चेहरे को देखकर फिर भी शर्मिंदगी से सर झुका गया। जी साहब हैं, 2 बार आपका पूछ भी चुके हैं। हवलदार सलीम सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए हलक तर करके बोला। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत नहीं है, बस गलत जगह पर इस्तेमाल गलत है। आई होप आप समझ गए होंगे। इंस्पेक्टर अरसलान के मुंह से ये बात अगर अली विला का कोई सुन लेता तो शर्तिया बेहोश हो जाता। जी सर। हवलदार झुका, सर कुछ और झुका गया था। ये तो इंस्पेक्टर अरसलान थे जो बच गया, वरना कोई और होता तो नौकरी खतरे में आ जाती। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करने का बिल्कुल नहीं था। खैर, अब पकड़ें अपने इस तन्हाई के साथी को। अरसलान जबरदस्ती फोन शर्मिंदा खड़े हवलदार के हाथ में थमाते हुए ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुआ था, जहां कमिश्नर अकबर अली इधर से उधर घूमते हुए शायद उन्हीं नहीं बल्कि यकीनन उसी का इंतजार कर रहे थे। अरसलान ने धीरे से ग्लास डोर लगाते हुए साइड ग्लास में अपना जायजा लिया था। वो इस वक्त मुकम्मल यूनिफॉर्म में मलबूस था, जो इसके 6 फुट से निकलते कद पर हमेशा से ही बहुत जचती थी। उस पर गंदमी रंग, तीखे मगरूर नकूश, सियाह आंखें, जिस पर उसने इस वक्त स्टाइलिश सनग्लासेस का पर्दा डाला हुआ था। उस पर गजब जबरदस्ती चेहरे पर सजाए गए संजीदा तासुरात। ये थे 1 साल पहले बने इंस्पेक्टर अरसलान, जिन्हें डिपार्टमेंट के लोग इंस्पेक्टर अरसलान अली से ज्यादा कमिश्नर अकबर अली के भतीजे के नाम से जानते थे, जिस पर इंस्पेक्टर साहब को कोई एतराज नहीं था। मोहतरम की एक और खासियत जो उन्हें खुद में बहुत पसंद थी, वो ये थी कि वो शक्ल से एक सख्त मिजाज बॉसी प्रेसिडेंट लगते थे, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। संजीदा तो लग रहा हूं ना? अरसलान ने अपनी इन शर्ट ठीक करते हुए आईने से ऐसे सवाल किया जैसे आईना उसे जवाब देने के लिए बैठा हो। बिल्कुल शहजादे, आप जरूरत से ज्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं। इतने संजीदा कि मुझे खदशा लाहक है कहीं मैं आपकी संजीदगी देखकर बेहोश ना हो जाऊं। लेकिन बेहोश होने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप अपने प्रोफेशन को लेकर संजीदा होने के बारे में कब सोचेंगे? कमिश्नर अकबर अली के उस पर नजर पड़ते ही उन्होंने आईने की जगह को तंजिया अंदाज में उसके बेसर पैर के सवाल का जवाब देते हुए घूमकर दूसरी जानिब रखी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। चाचू यार, थोड़ा सा लेट हूँ, इसके लिए इतने ताने शाने तो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। अरसलान बालों में हाथ फेरता मुंह बसूर कर बोला, जिस पर अकबर अली साहब का पहले से चढ़ा पड़ा कुछ और चढ़ा था। थोड़ा सा? सीरियसली इंस्पेक्टर अरसलान, आपके ख्याल में 1.5 घंटा लेट थोड़ा सा है? आप कभी वक्त की पाबंदी कर भी सकते हैं, या वक्त गुजार कर आने वालों में आपने अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बनाना है? मतलब लेट लतीफ होने की भी हद होती है, लेकिन आप तो इस हद से भी 2-3 हाथ आगे हैं। मुझे तो लगता है कि आपने अहद करते वक्त साथ एक अहद ये भी लिया था कि मैंने कभी वक्त पर अपनी ड्यूटी नहीं देनी है। अरसलान के लफ्ज थोड़ा सा ने तो जल्दी पर तीली का काम किया था, लेकिन मुकाबले उनकी बातों का असर लिए बगैर इत्मीनान से उनके सामने रखी कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठ गया, जैसे सारे कसीदे किसी और की शान में पड़े गए हों। और अगर बात ताने तिश्तों की करें तो यकीन जाने आपकी हरकतें चौराहे पर खड़ा करके जूते मारने जैसी हैं। अरसलान को इत्मीनान से टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाता देख कमिश्नर साहब का बस नहीं चल रहा था कि उसे 2 हाथ जड़ दें। उनका पूरा खानदान पुलिस वालों से भरा पड़ा था, सबके सब जिम्मेदार काबिल ऑफिसर्स थे,
काबिल तो खैर अरसलान भी बहुत था, लेकिन जनाब को जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। यार चाचू अब बस भी कर दें, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे सरकार की गुलामी नहीं चाहिए। मैंने बिजनेसमैन बनना है, जहां रूल भी मेरे हों और बड़े अंदाज में मैं उसे तोड़ूं भी। सोचें जरा कितना अच्छा लगता, दी बिजनेस टाइकून अरसलान अली। और कितना अजीब लग रहा है, इंस्पेक्टर अरसलान अली। अरसलान ने बुरा मुंह बनाते हुए नाक चढ़ाई, जिस पर कमिश्नर साहब की भवें तनी थी। लेकिन मुकाबिल का ध्यान इस तरफ होता तब ना, उनके दुखड़े तो उसी रफ्तार से जारी थे। लेकिन नहीं, आप अपने खानदानी बिजनेस की तरह मार बांधकर मुझे 9 से 5 के चक्कर में डाल दिया। कसम से पिछले 1.5 साल, मतलब जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है तब से लाइफ फाइल, थाने, मुजरिम और आप सीनियर्स की डांट में निकल गई है। अब तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि आप लोगों ने जानबूझकर मुझे रैगिंग के घर से मेरे पैर में इस सिविल प्रोफेशनल नाम की बेड़ी डाल दी है। इससे तो बेहतर था मैं शादी वाली बेड़ी डाल लेता। अरसलान पेपर वेट घुमाते हुए निरूठेपन से बोल रहा था और कमिश्नर अकबर अली तासिफ से सर हिलाते हुए सुन रहे थे। फर्स्टली इंस्पेक्टर, ड्यूटी और जमीन, नो चाचू, इट्स कमिश्नर सर। सॉरी, फर्स्टली इंस्पेक्टर, ड्यूटी आवर्स में नो चाचू, इट्स कमिश्नर सर। सेकेंडली, हम पुलिस वाले सरकार के नौकर नहीं, अवाम के मुहाफिज होते हैं, और मुहाफिज को नौकर नहीं जिम्मेदार कहते हैं। ये बात जहन में फिट कर लें। और इस दुनिया में एक मुहाफिज से ऊंचा कोई प्रोफेशन नहीं होता। हम मुहाफिजों का सबसे भरोसे का रिश्ता होता है, बेगर्ज बेलौस, लेकिन बहुत गहरा। और भरोसे के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि बिना भरोसे के कोई रिश्ता ही नहीं पनपता। एंड थर्डली, मैंने आपको यहाँ अपने दुखड़े रोने के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल वर्क से बुलाया है। सो बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल वन। इंस्पेक्टर अकबर उसके हाथ से पेपर वेट लेकर साइड पर रखते हुए अपने हाथ में मौजूद फाइल्स की तरफ बढ़ा गए, जिसे अरसलान आंखें घुमाते हुए थाम गया। फिर कमिश्नर साहब आंखें दिखाने पर फाइल खोलकर पढ़ने लगे। यहाँ शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, मीरपुर, जो हमारे जिला के तहत ही आता है। ये छोटा गांव मीरपुर एक सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद मुख्तार गांव है। यहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ है, जिसकी वजह से फसल भी भारी मिकदार में होती है, जो वहाँ के ज़मींदार के गोदाम में स्टोर की जाती है। फिर वहाँ से बड़े बड़े ट्रकों के ज़रिए फ़रोख्त करने की गर्ज से अनाज शहर के लिए रवाना किया जाता है। मीरपुर के लोग भले ही मॉडर्न तकनीक से खेती करते हैं, लेकिन सोच उनकी पुरानी ही है। आज के दौर में भी खानदानी जमींदार चौधरी उन पर हाकिम है, जिसकी वजह से वो इतना ताकतवर हो गया है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि बना दिया गया है कि वो पूरे गांव पर गालिब है। कमिश्नर साहब ने नजर उठाकर सामने इंस्पेक्टर अरसलान को देखा, जिसकी संजीदा नजरें फाइल पर थीं। इस सारी कहानी का मकसद बस इतना है। सुनने में आया है कि चौधरी कुदरती माहौल से बने खूबसूरत गांव से चंद घटिया लोगों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम कर रहा है, जिसकी सप्लाई वो उन अनाज ट्रकों के जरिए करता है। बात खत्म यही नहीं होती। आगे ये भी खबर मिली है उसने वहाँ चोरी छुपे किसी नशी फसल को उगाना भी शुरू कर दिया है, और दूसरे बहुत से गैर कानूनी सरगर्मियों में वो हमेशा से मुलविस है। और अभी कमिश्नर अकबर कुछ बोलते कि अरसलान बोल उठा। तो हम क्या देख रहे हैं सर, पहले हाईवे से गुजर रही ट्रकों की तलाशी लेकर उस पर छापा मारते हैं, फिर उसके जरिए उस चौधरी के गिरेबान तक खुद ही पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर अरसलान के जोशीले अंदाज में कमिश्नर अकबर हौले से मुस्कुराए। अभी वो इस फील्ड में नया था, यहाँ के लोगों और इनके दाव पेच से नाबल्द। ये इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर अरसलान। चौधरी कहने को सीधा सा आम सा बंदा किसान बना घूमता है, दर हकीकत वो कुछ और ही है। फिर उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, सियासी लोगों के साथ उठना बैठना है। इतने सीधे तरीके से वो भी इतनी आसानी से उसके गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंच पाना मुमकिन नहीं। फिर उसने कल इस मैदान में कदम नहीं रखा है, बरसों का खिलाड़ी है, तभी तो अब इसके काले करतूत की भनक पड़ी है। याद रहे, सिर्फ भनक नहीं, सबूत अब भी कुछ नहीं है। कमिश्नर अकबर ने रसान से अपने जोशीले जवान के जोश को ठंडा किया। तो सर हम उन ट्रकों की चेकिंग तो कर ही नहीं। इंस्पेक्टर अरसलान, अव्वल तो वो हर ट्रक में गलत माल नहीं डालता होगा। दूसरा, टूल नाके से मालूम हुआ कि ऊपर से ऑर्डर है कि चौधरी के ट्रक को टूल नाके पर ना रोका जाए। अगर किसी ने रोक भी लिया तो चंद सानियों के लिए ही ये मुमकिन है। चौका तुम नए हो और टूल नाके पर विजिट करते रहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन नंबरों वाले ट्रक्स पर नजर रखो। कमिश्नर अकबर ने फाइल में मौजूद 7 से 8 बिल तरतीब ट्रक नंबर की तरफ इशारा किया। लेकिन सर,
अरसलान जज्बस हुआ, मतलब उसे सिर्फ नजर रखना था, उनके मन तक उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मतलब जब बंदा जानता है तो ऐसा है तो डायरेक्ट अटैक करने के बजाय पूछ कर क्यों कदम उठाना। हम पुलिस वालों का कॉल है इंस्पेक्टर अरसलान, ये कानून सबूत मांगता है। हम अपने कॉल से नहीं पीछे हट सकते। ये जो फाइल में सब लिखा है सिर्फ मालूमात, अंदाजे हैं, कयास हैं। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। फिर अगर चौधरी ये काम इतने साल से बिना पकड़ में आए कर रहा है तो जरूर वो बहुत मोहतात होगा। हम अचानक हमलावर होकर अपने आप को बेवकूफ नहीं साबित कर सकते। सो नो हरी, इत्मीनान से छोटे छोटे कदम उठाते हुए बिना उसे कोई भनक पहुंचाए हमें उसकी तरफ कदम बढ़ाना है। समझ रहे हैं आप? कमिश्नर अकबर ने बेजारगी से फाइल के वराक पलट रहे और सलान से पूछा। मुझे इसीलिए समझ से परे पुलिस वालों की जॉब नहीं करनी थी। मतलब जो एक काम दरख्वास्त में सब बर्खास्त वाले माकूले के तहत हो सकता है, इसे स्लो पॉइजनिंग वाले असूल से अंजाम देने का क्या तुक हुआ भला? हद है यार इस सिस्टम और फील्ड की साइकी की। अरसलान अपनी टोन में वापस आते हुए लहजे में बोला, जिस पर कमिश्नर अकबर ने उसे घूरा था। अच्छा खासा काबिल ऑफिसर था, बस उसकी जिम्मेदारी से भागना और अपनी फील्ड को संजीदगी से ना लेने वाली आदत उन्हें जहर लगती थी। हम पुलिस वाले हैं इंस्पेक्टर अरसलान, मुजरिम के जुर्म का किला कितना ही बुलंद क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। और स्लो पॉइजन की मिसाल क्या खूब दिया आपने। कभी स्लो पॉइजन वाला कोई केस रीड किया है? नहीं तो मैं बता दूं, इसमें विक्टिम एक एक लम्हा धीरे धीरे तड़पते बिलखते हुए अपने वजूद के खात्मे की तरफ बढ़ता है। अब एक काली दुनिया के खात्मे के लिए इससे बेहतर क्या तरीका चुन सकते हैं हम लोग? आप कुछ समझ आई हमारे फील्ड की साइकी? कमिश्नर अकबर से वापस पेपर वेट घुमाते हुए देख कुछ सख्ती से पूछ गए। जी समझ आ गया कि हम पुलिस वालों के हाथ कितने ही लंबे क्यों ना हो, टांगें बहुत छोटी हैं। तभी हम धीरे धीरे कछुए की रफ्तार मेंटेन करते हुए छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लंबे हाथों के साथ अपने मुजरिम की तरफ बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने लट्टू की तरह पेपर वेट घुमाते हुए तज्जिया किया। इंस्पेक्टर अरसलान, कमिश्नर अकबर की तेज आवाज पर अपनी धुन में पेपर वेट घुमा रहा अरसलान हड़बड़ा के अपनी जगह खड़ा हुआ। सर सब समझ आ गया। मैं आपके स्ट्रेटेजी पर काम करूंगा, स्लोली स्लोली। अगर आपकी इजाजत हो तो फाइल साथ ले जाऊं ताकि दोबारा अच्छे से एक एक पॉइंट रीड कर लूं। इंस्पेक्टर अरसलान झट अच्छे बच्चों की तरह दोनों हाथ सीने पर बांधकर एक ही सांस में बोले। उसके अंदाज पर कमिश्नर अकबर ने लब भेजकर अपना कहका जब्त किया था। जी ले जाएं, कुछ भी मालूम हो तो हमें रिपोर्ट करें। कमिश्नर अकबर भारी रोबदार आवाज में बोले। यस सर। अरसलान ने झट से लूट झाड़ा था। अब मैं जाऊं सर? अरसलान ने फाइल उठाते हुए उसी शराफत का मुजाहरा किया। कमिश्नर ऑफिस में शराफत जरूरी थी क्योंकि इस फील्ड को ज्वाइन करने के बाद कई बार अपनी गैर तवज्जगी की वजह से जनाब इज्जत माब और इंस्पेक्टर अरसलान साहब कमिश्नर साहब से अच्छी खासी इज्जत अफजाई करा चुके थे। लेकिन ये बात और थी कि उन्हें फर्क खाक बराबर नहीं पड़ा था। आखिरी दर्जे के बेइज्जती प्रूफ इंसान थे मौसूफ। जी, और इतनी ताबेदारी का मुजाहरा आप रोज करें तो क्या ही बात है। हाँ हाँ हाँ, न चाहते हुए भी उसकी मारे भांदे बनी संजीदा शक्ल देख कमिश्नर साहब का कहका उबल ही पड़ा था। मामा कहती हैं बचपन से मेरा पेट हैवी डैश बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये तो वादा है कि इस यूनिफॉर्म में रहकर लोगों की हिफाजत करूंगा, इसलिए ना चाहते हुए भी संजीदा होना पड़ता है। दूसरा आपकी जल्लादों वाली धमकियां, वरना इस सड़े हुए। इस अरसलान अपनी टोन बदलता वापस अपना जबरदस्ती वाला रोना रोने वाला था कि कमिश्नर साहब ने हाथ उठाए। जाए इंस्पेक्टर, आपको फाइल भी रीड करनी होगी। कमिश्नर अकबर के संजीदा अंदाज पर मुंह बसूरता वापसी के लिए मुड़ा। जल्लाद वर्दी वालों के घोंसले में आए जरा कमिश्नर साहब। मैंने कैसे आपकी मिसेस कमिश्नर से आपकी शिकायतें लगानी है देखिएगा। अरसलान पलटकर धमकाता खट से डोर वार करता बाहर निकल गया था। पीछे कमिश्नर साहब ने तासिफ से सर हिलाया था। अब अगला सीन। फ्रांस में इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वो वाइट ट्रैक सूट में दौड़ता हुआ पसीने में शराबूर फूलती सांसों के साथ फ्लैट तक पहुंचा था। फ्लैट डोर अनलॉक करके गहरे गहरे सांस लेते हुए अपने चमकते नमकते फ्लैट में दाखिल हुआ। साइड स्टैंड पर रखे सफेद नरम टॉवल से चेहरा साफ करने के बाद बाल रगड़कर उसे वापस उसी जगह पर रखकर उसने झुककर अपने शूज के लेसेस खोले। फिर उसे अच्छे से स्टैंड में रखकर वहां से स्लीपर निकालकर पैरों में अड़सता हॉल की जानिब बढ़ गया, जिसकी एक जानिब 2 सोफों के दरमियान कांच की टी टेबल लगा था।
जबकि दूसरी जानिब किचन एरिया था, जहाँ छोटे से टेबल के गिर्द 4 कुर्सियां लगी हुई थीं। टेबल पर चंद फ्रूट्स के अलावा जूस रखा था, जो शायद वो जाने से पहले रख कर गया था। गिलास उठाकर एक ही बार में पूरा खाली करने के बाद वो एक नज़र साइड पर बने अपने साफ-सुथरे, खूबसूरत किचन पर डालकर सामने ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की जानिब जा रहे 4 से 5 सीढ़ियां फलांगता बेडरूम में गायब था। फिर 40 से 45 मिनट बाद नीले रंग के सूट में एक हाथ पर कोट डाले, ब्रीफ केस लिए, जबकि दूसरे कीमती घड़ी से सजे हाथ में चमचमाता स्मार्टफोन थामे, कान में ब्लूटूथ लगाए, निक सिक्सर तैयार, हशाम अली सीढ़ियों पर नमूदार हुआ था। कान में लगे आले की मदद से दूसरी जानिब राब्ते में मौजूद शख्स पर न जाने वो किस बात पर बिगड़ा हुआ था। ब्रीफ केस के साथ कोट, फोन, घड़ी वहीं डाइनिंग टेबल पर रखकर चेहरे पर चट्टानों से सख्त तासीरात लिए किचन में दाखिल हुआ। ओ कम ऑन मिस्टर गनी, अब बस भी कर दें। 1 साल होने को है, लेकिन आपके अल्फाज नहीं बदले। वही मिल गया, मिलने वाला है, पता लग चुका है, आप थक नहीं जाते। बट सीरियसली, आई एम फेड अप। बेजार मगर सख्त लहजे में कहता फ्राई पैन कम फ्लेम पर रखकर वो फ्रिज की तरफ बढ़ा था। सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, समझे नहीं, कुछ करें। अब और मैं इंतजार नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू डू समथिंग। वो दूसरी तरफ मौजूद आदमी की बात काटकर तेज आवाज में बोला, फिर अंडा फोड़कर फ्राई पैन में डालते हुए दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। देखें सर, अब की पक्की खबर है जो मैंने बहुत मुश्किल से उस हॉस्पिटल के एक स्टाफ से मालूम की है, वरना आपकी भाभी ने उस रात उस हॉस्पिटल में जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। ओह प्लीज मिस्टर गनी, ये सब मुझे बहुत पहले से मालूम है, तभी मैंने आपको इस काम पर लगाया हुआ है। अगर इतनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती तो 1 साल से मैंने अपने भाई की आखिरी निशानी के लिए ख्वार क्यों होना था। सब आगे बताएं, बट समथिंग न्यू, लाइक कहाँ है, किसके पास है, क्या हुआ, सब डिटेल्स में। हशाम तरस्तगी से कहता हुआ फ्राई पैन से हाफ फ्राइड एग निकालकर कॉफी मग ट्रे में रखता टेबल पर चलाया था। कहाँ और किसके पास का तो अभी इल्म नहीं, लेकिन हाँ, आपकी भाभी की डेथ होने से पहले तक बच्चा जिंदा था, क्योंकि उस बंदे का कहना है कि उसने उनके रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन किसी ने बच्चे को नहीं देखा, क्योंकि उसी हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर जो आपकी भाभी की फ्रेंड थी, उन्होंने वहां किसी को जाने से मना कर रखा था। डिटेक्टिव गनी की बात पर हशाम का मुंह की तरफ जा रहा फॉक ठटक कर रुका था। क्या कहा आपने? लेडी डॉक्टर मेरी भाभी की फ्रेंड? हशाम फॉक वापस प्लेट में रखते हुए हैरानगी से पूछ गया। जी सर, हॉस्पिटल स्टाफ बता रहा था कि बहुत गहरी दोस्ती थी आपकी भाभी और उस लेडी डॉक्टर की, और आपकी भाभी का इलाज भी वही कर रही थी। हशाम के सवाल पर डिटेक्टिव गनी ने तफसील में जवाब दिया। लेकिन आपने पहले तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हशाम पेशानी पर सोचों के जाल बने सवाल कर गया। जी सर, मुझे भी ये बात कल ही मालूम हुई है। वो डॉक्टर कहाँ है अभी? नाम क्या है? आप मुझे उनका नंबर सेंड करें, मैं खुद आगे की मालूमात ले लूंगा। अब उस सारे उलझन का सुलझाव वही कर सकती है। हशाम मुकाबिल की बात काटकर उजलत में बोला, जैसे अभी उस डॉक्टर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। अभी तो उसका कुछ मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगा। दूसरी सी तरफ से आई आवाज पर हशाम लब भींचता प्लेट खिसकाकर उठ खड़ा हुआ, फिर चंद इशारा देकर कॉल ड्रॉप कर दी। मैं आपके आखिरी सौगाते इश्क तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा भाई। वो आंखें बंद के तस्वुर में अपने अजीजे जान भाई से मुखातिब था। कहते हैं आइन शीन काफ एक ऐसा जज्बा है जो किसी के लिए भी महसूस किया जा सकता है। खुदा, खुदी, महबूब, गर्ज किसी के लिए भी। इसी तरह था शाम अली, जिसे अपने बड़े मरहूम भाई एहतशाम अली से इश्क था। होता भी क्यों ना, उसका भाई था ही ऐसा जान छिड़कने वाला, उसकी ख्वाहिश के लिए सारी दुनिया से टकरा जाने वाला। अब अगला सीन। सोबी, कहाँ हैं आप? उफ, ये बच्चा एक नज़र हट जाए तो फिर टॉर्च लेकर ढूंढने जैसी नौबत आ जाती है। हिबा ने बालकनी से रूम में आते ही सुबान की गैर मौजूदगी नोटिस करके आवाज़ लगाई। वो अभी अस्पताल से आकर सुबान को चेंज कराने के बाद खुद चेंज करके बैठी थी। सुबान पास ही कालीन पर अपने खिलौनों से खेल रहा था। अस्पताल से आई कॉल अटेंड करने वो बालकनी की तरफ क्या गई। मौका मिलते ही शरारते सुबान साहब न जाने सैर सपाटों पर कहाँ निकल गए थे। नूरी, आपने सुबान को देखा? हिबा फोन हाथ में लिए रूम से बाहर निकलकर हॉल की सफाई कर रही नूरी से मुखातिब हुई, जिसने कहकर जब्त करने के चक्कर में लाल हुए चेहरे के साथ उंगली की मदद से किचन की जानिब इशारा किया, और वहां देखते ही हिबा का मन किया अपना सर पीट ले, जहां सुबान शहजादे सर से लेकर पैर तक आटे में सिने बैठे थे।
बाल, सर, पैर, हाथ। अगर जिस्म का कोई सा ऐसा नहीं था जिसे साहब ने आटे से प्योर वाइट ना किया हो। अब आप मुझ पर खफा ना हो डॉक्टर बाजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके कहे के मुताबिक आटा मल रही थी कि सुभान बाबा की आवाज़ सुनकर बाहर आई। मुझे लगा वो गेस्ट रूम की तरफ चले गए हैं, लेकिन उन्हें वहां गैर मौजूद देख जब तक किचन में वापस आई, सुभान बाबा तो आटे से नहाए धोए बैठे थे। मैंने इन्हें उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुंह पर फूटने लगे। इन्हें रुलाकर मुझे आपकी डांट थोड़ी खानी थी, इसलिए मैं यहाँ खामोशी से खड़ी होकर इन्हें खेलता देखने लगी। देखें तो कितने कूट लग रहे हैं। हा 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 हा, नूरी ने कहकर लगाते हुए अपनी सफाई पेश की। उसके साथ मजे से आटा बात एंजॉय कर रहे सुभान की तरफ इशारा किया, जिस पर हिबा उसे एक घूरी से नवाजती सुभान की तरफ बढ़ी। अल्लाह सोबी, क्या किया आपने? आपको देखकर कोई बेवकूफ भी नहीं कह सकता। 10 मिनट पहले इस बच्चे को तैयार किया गया है। हिबा परेशानी से मुंह पर बार बार अपने नन्हे आटे से सीने हाथ मलते हुए अच्छे से आटा लगाकर खुद ही अपने कारनामे पर खुश हो रहे सुभान को एहतियात से उठा गई, जो गोद में आते ही मुस्कुराने लगा, अंदाज में किलकारियां मारने लग गया था। हंसने की नहीं हो रही, मम्मा सच में गुस्से में है इस शरारती बच्चे से। जरा आपने घुटने देना क्या सीख लिया, जैसे शरारतों का पटारा खुल गया। हिबा उसे मुसलसल किलकारियां मारता देख मसनूई खफगी से बोलती उठाकर वॉशरूम में ले आई थी। आप एंजॉय करें इवनिंग बात, हिबा ने रूठेपन से कहते हुए सुभान को उसके प्लास्टिक बाथटब में बिठाकर गीजर का पानी चेक किया गर्म है कि नहीं। चौंका भी, कुछ देर पहले उसे सुभान का मुंह हाथ धुलाया था तो पानी गर्म ही था। वो जल्दी जल्दी मजे से पानी में हाथ मारकर वाकई इवनिंग बात एंजॉय कर रहे थे। सुभान को साफ करने लगी। उफ सोबी शहजादे, थोड़े तो सुकून से बैठ जाएं। हिबा उसे मुसलसल हाथ पैर मारकर स्विमिंग पूल वाली फीलिंग लेता देख आजी से बोली, जिसमें सुभान साहब को न जाने कौन सा जोक नजर आया था कि खिलखिला उठे। हिबा इसी तरह मुश्किल से नहलाकर टॉवल में लपेट कर कमरे में चली आई थी। वाह वाह डॉक्टर हिबा, आफरीन है आप पर। वाज तो करते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। माकूलन शायद आप जैसों के लिए ही बना है। आप लोगों को कहती हैं कि बच्चों को शाम के वक्त पानी में ना जाने दिया जाए, तबीयत खराब होती है, और आप खुद अपने शहजादे को नहला रही हैं। सुभान के बाल रगड़ रगड़ खुश करते हुए डॉक्टर हिबा की बड़बड़ाहट अरूज पर थी। अब आप यहाँ बैठे बिल्कुल चुप करके, मम्मा आपके कपड़े लेकर आती हैं। हिबा आंखें पटपटाकर खुद को देख रहे सुभान के गिर्द टॉवल लपेट कर बोली, जिस पर जनाब ने रजामंदी के तौर पर अपने 4 खरगोशों के दांतों वाली क्यूट स्माइल पास की थी। गुड बॉय। हिबा उसकी पेशानी चूमकर वार्डरोब की तरफ बढ़ी, फिर सुभान को कपड़े पहनाकर गीला टॉवल स्टैंड पर डालने की घर से उठने लगी, जब सुभान ने खड़ी होने की कोशिश में बेड काउंट पर रखा फोटो फ्रेम गिरा दिया था। सुभान, बुरी बात, ये भी आपकी मामा है। हिबा फौरन फोटो फ्रेम उठाकर सीने से लगाते हुए बोली, जिसका शहजादे सुभान ने कोई खास असर नहीं लिया था। उनके खड़े होने की कोशिश जारी थी। अच्छा, अब आप नीचे अपना पहाड़ चढ़ने की कोशिश जारी रखें। हिबा ने मुस्कुराते ही सुभान को नीचे कालीन पर बिखरे खिलौनों के पास छोड़ दिया। देख रही हो नीलो, हमारे शहजादे सुभान कितने बड़े हो गए हैं, और बड़े होने के साथ जनाब की शरारतें भी बढ़ गई हैं। अब तो मैं सोचने लगी हूँ अगर कोई घुटने देने का कंपटीशन हो तो मैं हमारे सुभान शहजादे का वहाँ नाम लिखवा दूँ। मतलब इतना फास्ट है, इनकी रनिंग की मिनट में नज़र से ओझल हो जाते हैं। और देखना बहुत जल्द चलने लगेंगे। खड़े होने की कोशिश तो शुरू हो गई है। हिबा फोटो फ्रेम में मौजूद गुलाबी आंचल के हाले में मुस्कुरा रही लड़की से मुखातिब थी, जिससे वो अक्सर सुभान के मुतल्लिक गुफ्तगू करती थी। करती भी क्यों ना, यही तो वो हस्ती थी जिसने यतीम बेमकसद जिंदगी जी रही डॉक्टर हिबा को जीने की वजह दी थी। आज का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।